देखिए पहला जो न्यूज है वही क्वाड का न्यूज है। ठीक है, क्वाड आपको पता है क्वाड ग्रुपिंग क्या है, राइट? कि क्वाड के अंदर चार देश हैं। अगर हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका, राइट? ये जो कंट्रीज हैं ये एक तरह से बनी थी जब क्वाड नेशंस जब बने थे, राइट? तो उसके अंदर इनका एक मेन एम ये था कि चाइना का प्रेजेंस इंडियन ओशन के अंदर ना हो, राइट? इसीलिए चाइना इनको आसियान नाटो भी बोलता है। ठीक है, और इनका ओरिजिनेशन जो है ना बहुत पुराना है। और उसके अंदर जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है, राइट, एक्स प्राइम मिनिस्टर थे एबे, राइट, उनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत अच्छा रोल रहा है, राइट? मतलब उन्होंने इनकी नींव रखी। अभी यहाँ पे इनके फॉरेन मिनिस्टर्स मिले हैं, और फॉरेन मिनिस्टर्स फिलीपींस में यहाँ पर मिले। ठीक है, तो फिलीपींस के अंदर इनका मिलन हो रहा है। और यहाँ पर जो कह रहा है कि ये देखो हेडिंग देखो, विद आई ऑन चाइना क्वाड कमिट्स टू स्ट्रेंथन द फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, राइट? ये बात है, राइट? बट ये मीटिंग जो है उसकी टाइमिंग देखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अमेरिका के अंदर अभी आपको पता है कि अमेरिका का माइंडसेट कैसा चल रहा है कि चाइना के खिलाफ कुछ नहीं करना है। ठीक है, G2 सबमिट करने की बात कर रहा है। प्लस अपना जो मिलिट्री कमांड था, इंडो पैसिफिक कमांड जो था, उसका नाम भी पैसिफिक कमांड ही रख लिया। अब उसका इंडियन ओशन के अंदर ज्यादा रोल नहीं होगा, इस तरह का था। ठीक है, बट ये मीटिंग जो है दैट इज इन द व्हाट कि फिलीपींस के अंदर हो रही है, राइट? और फिलीपींस के अंदर हो रही है, तो इस मीटिंग के अंदर आसियान की भी बात करी जा रही है कि आसियान तुमको डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, राइट? अब ये कैसा है ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। विद एन आई ऑन चाइना असर्टिव बिहेवियर इन द रीजन्स, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, जापान मीट इन द फिलीपींस ऑन वेनेसडे, प्लेजिंग टू वर्क टुगेदर टू कीप द इंडो पैसिफिक रीजन स्टेबल। किस क्यों स्टेबल नहीं है, किससे खतरा है? चाइना, राइट? वेल स्ट्रेसिंग सपोर्ट टू द आसियान, की आसियान नेशन को भी हम सपोर्ट करेंगे। इस तरह की यहाँ पर बात हो रही है, राइट? तो यहाँ के सारे फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर मिले हैं, राइट? आफ्टर द मीटिंग जयशंकर ने पोस्ट करा है हमारे फॉरेन मिनिस्टर में, ग्लैड टू पार्टिसिपेट इन द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन द मनीला, रिव्यू द इंडो पैसिफिक लैंडस्केप, डिस्कस रिसेंट डेवलपमेंट, फॉलोड ऑन द आउटकम्स ऑफ द रिसेंट न्यू दिल्ली मीटिंग्स, कमिटेड टू फ्री एंड ओपन। तो ये लाइन तो अपन को याद रखनी है, इसको आप नोट्स के अंदर लिख सकते हैं। न्यूज़पेपर के अंदर कैसे नोट्स बनाना है ना, तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको आज की क्लास के अंदर, राइट? जैसे जैसे जो जो चीजें मैं लिखूं वो आपके दिमाग में होना चाहिए, राइट? चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड कर लेते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर कैसे नोट्स बनाना। देखो बच्चों, जो भी नोट मेकिंग होगी न्यूज़पेपर के थ्रू, उसको तुम दो तरीके से कर सकते हो, या तो एक ऑफलाइन नोट मेकिंग करो या फिर एक ऑनलाइन नोट मेकिंग करो। ठीक है, आज की क्लास में अपन ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन आगे की चीजें पढ़ेंगे, राइट? मैं बता देता हूँ आपको अच्छे से किस तरह से इसके अंदर। सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर के अगर आपको नोट्स बनाना है, अगर ऑफलाइन नोट्स बना रहे हो, ठीक है, तो एक इस तरह के तीन चार पन्नों का स्टेपल करके आपको रखना पड़ेगा, है ना? तीन चार पन्नों का स्टेपल करके रखो आप अपने पास। और उनके ऊपर आप जैसे यहाँ पर ऐसे रख देना, जैसे मान लो इंडिया और चाइना का रिलेशन, सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए नोट्स आपके अलग बनेंगे इंडिया और चाइना के, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए। तो इंडिया एंड चाइना के चार पन्नों का आपने क्या कर दिया, एक डॉक्यूमेंट बना दिया, राइट? स्टेपल करके रख दिया चार पन्ना। अब जब भी इंडिया और चाइना के बारे में कुछ भी होगा तो आपको उसी के अंदर लिखना होगा, राइट? आज ऐसा हुआ, फिर कल ऐसा हुआ, फिर कल ऐसा हुआ, इस तरह से। जैसे क्वाड रिलेशन है, तो क्वाड वाला पॉइंट भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और रैंडम पॉइंट आप डालते जाओ कि ये चीजें हो गई इसके अंदर, ये चीजें हो रही, इस एडिटोरियल में हमने ये समझा। इंडो पैसिफिक पे आ जाएगा तो हमको क्या लिखना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो। प्लस हम जो बात कर रहे हैं वो आसियान को साथ में लेकर बात कर रहे हैं। जैसे जैसे आता जाए, जैसे अपन ने अभी जापान और इसके बीच में इतना सारा रिलेशनशिप पढ़ा था, तो वो सारे पॉइंट्स इसके अंदर इंडिया और चाइना के रिस्पेक्ट के अंदर आप लिख सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए ये पॉइंट कहाँ पर हमें यूज करना है। ठीक है, तो हर सिलेबस के हिसाब से आपको जैसे जैसे बनाना है, सिलेबस के हिसाब से बनाने बैठोगे तो एक दिन तो तुम्हारा उसमें लग जाएगा। तो जैसे जैसे एडिटोरियल आया, जैसे ये एडिटोरियल आया अभी, तो इंडिया और चाइना का आपका एक चार पन्नों का स्टेपल कर लो, और उसमें जो मैं बोलता रहूंगा वो लिखते रहना। पॉइंट नंबर वन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जैसे एजुकेशन का है तो एजुकेशन, हेल्थ, इनके ऊपर क्या होगा, अलग अलग इसके ऊपर बनेंगे। जैसे आज अपन एजुकेशन का पढ़ेंगे तो एजुकेशन में एक दो पॉइंट उसके अंदर मिल जाएंगे, तो वो दो पॉइंट लिख देना। और एक जनरल कॉन्शियसनेस तुम्हारी उसके अंदर होनी चाहिए कि हाँ, इसकी एक जनरल थीम इस तरह से है, वो थीम भी आपको उसके अंदर लिखनी होगी। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो अभी आप क्या करो, अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट करो। चार पन्ने लो, स्टैपल करो सभी बच्चे, अभी करो, अभी करो सभी बच्चे, सभी जो भी बच्चे यहाँ पर हैं, 14-15 स्टूडेंट, सभी बच्चे चार पन्ने लेकर स्टेपल करो। व्हाइट पेजेस होने चाहिए।
और नोट जब बनाओ ऐसे नहीं छोटा छोटा लिख दिया, खुद को ही नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं बनाना, थोड़ा लंबा लंबा लिखो, चौड़ा चौड़ा लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। राइट। 4 पन्ने लेकर आओ, सभी बच्चे स्टेपल कर लो उसको। स्टेपल जरूर कर लेंगे, नहीं तो हवा में उड़ते रहेंगे। या फिर ऑनलाइन नोट्स का मतलब क्या है कि एक आप डॉक्यूमेंट में भी लिख सकते हो, जैसे कई लोग होते हैं दैट इज यूजर, मतलब ऑनलाइन फ्रेंडली होते हैं, टाइप वाइप करना अच्छा जानते हैं और वो सब चीजें कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट में उनको बहुत मजा आता है। ठीक है, पर इसमें थोड़ी मेहनत कम है। राइट। अल्टीमेटली आपको लिखना है, तो लिखे हुए नोट्स काफी अच्छे रहते हैं। बट मुझे नहीं पता, मेरे को तो मेरे हिसाब से तो लिखे हुए नोट्स अच्छे रहते हैं। कई लोग, हो सकता है एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ जाती है ऑनलाइन बनाते हो तो वो अलग बात है। राइट। पर ज्यादातर बच्चे लिखे हुए प्रेफर करते हैं, और लिखे हुए नोट्स अच्छे रहते हैं। है ना, तो एक आप इसके अंदर डॉक्यूमेंट बनाओ। तो उसमें आप कैसे लिखोगे? अब जैसे इसके अंदर लिखेंगे, इंडिया चाइना का एक डॉक्यूमेंट था, उसके अंदर क्वाड के बारे में लिखा। अब रैंडम बनाना है इसको, ऐसा नहीं कि भाई क्वाड के बारे में फिर यहाँ पे इस पे छोड़ दिया, नहीं, वो रैंडम चलता रहेगा। फिर इसके अंदर से फिर अपन टॉपिक वाइज नोट्स बनाएंगे। मैं बता दूंगा आपको इसके बाद क्या करना है, अभी तो आप ये करते रहो। राइट। क्वाड आपने लिखा, क्वाड के अंदर फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। अब ऐसे नहीं कि फॉरेन मिनिस्टर के नाम लिखने लगो, ये भाई एस जयशंकर, ये रूबियो और ये फलाना ठिकाना, कोई कोई मतलब नहीं। और उसके अंदर कमिटमेंट फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एशियन सेंट्रलिटी, या फिर ऐसे लिख दो फिर एशियन सेंट्रलिटी। ठीक है। इन इंडो पैसिफिक, ऐसे लिखो। फिर दूसरा पॉइंट ऐसे लिखो, फ्री एंड ओपन इंडियन ओशन, इनके प्रति कमिटमेंट। है ना। फिर आगे देखो, रूबियो सेड दैट द यूएस इंडिया जापान एंड शेयर ए विजन ऑफ फ्री एंड ओपन पैसिफिक। ठीक है, इंडो पैसिफिक। रूल ऑफ लॉ लिखो उसके आगे, सोवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। ये पॉइंट आपके इंडो पैसिफिक से रिलेटेड कभी आ जाए और क्वाड से रिलेटेड कभी आ जाए, तो ये पॉइंट आपको लिखना है। ये चीज लिखनी है। ऐसा नहीं लिखना कि रूबियो ने ये बोला, भाई ने ऐसे बोला, इसने जयशंकर, नहीं, ये जयशंकर का आप लिख सकते हैं, ये जयशंकर ने इस तरह से बोला, बट वो भी कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो तो ही। तो आप इनको क्या करो, इनको अपने कॉपी में लिखो, रूल ऑफ लॉ, सोवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। ऐसे मैं तुमको न्यूज में पढ़ाऊंगा, दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल। क्वाड रिमेन्स अ प्रायोरिटी एंड वी विल मीट अगेन लेटर दिस ईयर, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, कि इनकी प्रायोरिटी रही। अब देखो, अब आसियान के अंदर और क्या क्या चीज पूरा, वी आर डीपली इन्वेस्टेड इन द रीजन सक्सेस। आसियान के अंदर देखो, आसियान की क्या होगा, इंडो पैसिफिक फॉरेन मिनिस्टर रिएफर्म देयर कमिटमेंट टू द फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द आसियान यूनिटी एंड सेंट्रलिटी। तो मतलब आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी रही क्यों इंडो पैसिफिक के अंदर, क्योंकि आसियान जो कंट्रीज है वो रीजनल पावर है इंडो पैसिफिक के अंदर। राइट। यूएस इज नॉट द रीजनल पावर। We are deeply invested in the region's success and in cooperating with ASEAN and its member state। ठीक है, तो मतलब हमारा डायमेंशन जो, अब इसके अंदर कुछ और ऐड नहीं करना, यूनिटी एंड सेंट्रलिटी लिख रखी इंडो पैसिफिक में होगी, और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, यही अभी तक लिखा हुआ। द स्टेटमेंट सेड दैट द मिनिस्टर डिस्कस रीजनल चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, agreed to support the implementation of ASEAN outlook on the Indo-Pacific। ठीक है, a diplomatic framework that emphasizes ASEAN's central role in shaping the cooperation across the region। तो अब मतलब फोकस किसके ऊपर है, इन चार कंट्री मिलकर ये बोल रही है कि आसियान के ऊपर फोकस करेंगे। आसियान जो होगा उसके हिसाब से इंडो पैसिफिक का आउटलुक बनेगा। तो यहाँ पर एक वर्ड ये लिख लो, आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक। ठीक है। प्रायोरिटी सच एज मैरीटाइम ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी, ये टर्म्स लिख दो, मैरीटाइम ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस। ठीक है। तो अब इससे अपन को क्या पता चला कि क्वाड का जब भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको आसियान सेंट्रलिटी के बारे में लिखना पड़ेगा। आसियान को सेंट्रलिटी करते हुए हमें क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि वही रीजनल पावर है, ऐसा आपको लिखना होगा। ये आपके दिमाग में एक लाइन चलेगी क्वाड से रिलेटेड, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, जो कि कई लोगों की कॉपी के अंदर नहीं, क्योंकि अब ये क्या है, क्वाड इसके ऊपर फोकस कर रहा है, हमें ये समझ में आ गया। ठीक है, फिलीपींस में रहकर ये मीटिंग हो रही है, देखो हर प्लेस टाइम सरकमस्टांसेस सबका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसके अंदर। तो जयशंकर इज मनीला फॉर द फॉरेन मिनिस्टर लेवल मीटिंग अंडर द आसियान फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग आसियान इंडिया ईस्ट इंडिया समिट, और इन सब के लिए। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड दैट द विजिट अंडरस्कोर्स इंडियाज डीपनिंग एंगेजमेंट विद द आसियान नेशंस अंडर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब ये चीज अपन उसके अंदर पढ़ लेंगे, वो तो आ जाएगी। ठीक है, जब आसियान अपन पढ़ेंगे तो। राइट, इट इज ऑफ द 27 has been designated आसियान ईयर, और ये सब तो आसियान की सबमिट वगैरह, तो ये सब चीज तो बोलना होता है। राइट।
In May this year, with an eye on the China, the Quad foreign minister decided to launch a Indo-Pacific Maritime Surveillance Cooperation. क्वाड के आगे क्वाड लॉन्च्ड, डिसाइडेड टू लॉन्च ये, राइट, जिससे ये क्या होगा, सर्विलांस कर रहा है मैरिटाइम विद आई ऑन द चेक, राइट। तो ये आपको इसके अंदर लिखना होगा, क्वाड का कभी क्वेश्चन आया तो उस तरह से आपको लिखना होगा। To expand maritime awareness and enhance the port infrastructure in the Fiji, right? Indo-Pacific Energy Security Initiatives, regional resilience, regional energy resilience to advance cooperation under the Quad critical mineral initiative to strengthen supply chain for the critical minerals. ये भी आपको पॉइंट लिखना। अब ये बात समझो कि क्वाड आपने लिखा, क्वाड के अंदर आसियान सेंट्रलिटी का पॉइंट आपने लिख दिया, राइट। दूसरा पॉइंट आपने लिखा कि आसियान सेंट्रलिटी एंड यूनिटी का पॉइंट आपने लिखा। दूसरा पॉइंट आपने लिखा फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ओशन। तीसरा पॉइंट आपने ये लिखा कि आसियान के अंदर, आसियान के अंदर अपन एक पॉइंट यहाँ पे लिखा था ना, कौन सा था, आसियान सेंट्रलिटी का हो गया ये। अच्छा, फिर आपने यहाँ ये लिखा इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलेंस, राइट, और यहाँ पर इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलेंस, राइट। और चौथा पॉइंट लिखा क्रिटिकल मिनरल्स का एक तरह से अपन क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, राइट। और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज चाइना के पास सारे क्रिटिकल मिनरल्स है। अभी देखो ये सारी कंट्रीज जो है, ये सारी कंट्रीज हैं आसियान कंट्रीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्यों है, इनको बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर चाइना को रोकना है तो इन कंट्रीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये भी प्रताड़ित है चाइना से। तो क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स, ये वाला जो है इनिशिएटिव, ये आपको लिखना है टू सप्लाई क्रिटिकल मिनरल्स। और अगर क्रिटिकल मिनरल्स सारे चाइना के पास है तो ये सब मिलकर एक चेन बना ले तो दैट विल बी बेटर। ठीक है, समझ में आया। तो ये नए नए पॉइंट अपन को इसके अंदर मिल जा रहे हैं, राइट। फिर हम यहाँ पर देखें इसके अंदर ये चीजें अपन को मिल गई है क्वाड की। अब जैसे क्वाड का ये खत्म हो गया ना, तो अब इसको रख दो साइड में, राइट। अब दूसरा उठाओ, दूसरा स्टेपल करो और उसमें लिख दो एक एजुकेशन से रिलेटेड। अब जैसे जैसे ये चीजें आती जाएंगी ना, ऐसा नहीं कि क्वाड के बाद अगर कुछ दूसरा टॉपिक आ गया तो मेक इट ट्रेंड। आप इतना नहीं कर सकते कि क्वाड के बाद के इधर स्पेस छोड़ दे, फिर उसके अंदर क्वाड में है तो फिर लिखने लग जाए, इतना मैनेज नहीं कर सकते, मैनेज ही करते रह जाओगे नहीं तो। अब इंडो चाइना का कभी और आएगा बाद में, कभी इंडो पैसिफिक आएगा, चाइना से रिलेटेड आएगा तो अपन उसके अंदर लिख लेंगे। समझ में आ रहा है? अब एजुकेशन का बनाओ 3-4 पन्नों का, राइट। तो एजुकेशन का आपने 3-4 पन्नों का डॉक्यूमेंट अभी बना लेना, बना लो एक बार। इसमें से अपन को 1-2 पॉइंट मिल जाएंगे इस एडिटोरियल्स में से, प्लस एक थीम अपन को एडिटोरियल का पता चल जाएगा। सभी बच्चे बना लें। अब यहाँ पर देखो, प्रोटेस्टेड जंतर मंतर वो डिमांड कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो फॉर द लीक ऑफ द नीट एग्जाम पेपर, राइट। बीजेपी लेड गवर्नमेंट प्रॉमिस की स्ट्रिक्ट एक्शन हम लेंगे, राइट। ये सब चीजें स्टैंड ऑफ, हाउएवर वन पॉइंट मे बी गेटिंग इनएडुकेट अटेंशन, कि फोकसिंग ऑन द एग्जाम इज इंपॉर्टेंट बट नॉट इनफ, कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, नीट का एग्जाम उसके ऊपर ही आप फोकस कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट इनफ। व्हाइल हंड्रेड्स ऑफ द थाउजेंड्स अपीयर्स इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक नीट, ओनली ए स्मॉल नंबर गेट सेलेक्टेड। ठीक है, the challenge facing India youth is much larger than encompassing. The vast majority continue to be ill prepared and poorly equipped to participate in the Indian growth story, right? अब यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और चीजें अपन इसके अंदर समझते हैं। नॉर इज दिस ए मैटर दैट कैन बी सॉल्व बाय द हायर बजटरी एलोकेशन, कि भाई ज्यादा बजट का एलोकेशन अगर हम कर देंगे तो सबके पास एजुकेशन पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं, राइट। दूसरा, यूनियन गवर्नमेंट एलोकेशन फॉर द एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट आपको लिखना है कि पिछले 12 साल के अंदर अगर हम देखें गवर्नमेंट की टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो केम डाउन शार्पली। ठीक है, ठीक, पिछले 12 साल के अंदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, अगर परसेंटेज के अंदर बोले दैट केम डाउन शार्पली। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन केम डाउन शार्पली एज ए परसेंट ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर पास्ट 12 years। 12 साल के अंदर इस तरह से ये होगा। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट इज नॉट फोकसिंग ऑन द वर्क एजुकेशन। तो ये गवर्नमेंट को एजुकेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए।
बिकॉज इन्वेस्टमेंट ऑन द एजुकेशन विल लीड्स टूवर्ड्स व्हाट, उससे फिर ये एक तरह से एसेट बनाने वाली बात हो गई, एसेट बना लिया आपने, और एसेट फिर आपका क्या होगा आगे चलकर यूज है। एजुकेशन अगर सब एजुकेटेड होंगे तो कंट्री प्रॉस्परस करेगी। तो यहाँ पर इसमें इस तरह से लिख रहा है क्या है, ये वाला डेटा अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गया। 12 साल के अंदर बहुत ज्यादा इसने क्या करा है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दिया। पहले जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता था उतना परसेंटेज के अंदर, जैसे मान लो पहले पूरे एक्सपेंडिचर का 3% होता था, 4% होता था, तो इन्होंने कम कर दिया, ऐसे आपको लिखना है 12 साल के अंदर। At the same time, the central government budget allocation is not only or the main issues holding the back improvement in the education system of the country. इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1976 के अंदर एजुकेशन जो था वो स्टेट लिस्ट के अंदर था। अब ये मुद्दा बहुत ज्यादा बन रहा है, मैं बताऊंगा आपको कैसे। और सदर्न स्टेट्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट ये मुद्दा चल रहा है, बट इसको कंकरेंट स्टेट के अंदर डाल दिया, कंकरेंट लिस्ट के अंदर डाल दिया। पहले स्टेट लिस्ट में था पर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। तो पहले ये स्टेट लिस्ट में था, अब कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया 1976 के अंदर। ये देखो, द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट एजुकेशन विच यूज्ड टू बी स्टेट सब्जेक्ट अंटिल 1976 वाज शिफ्टेड टू द कंकरेंट लिस्ट, दैट इज द प्रॉब्लम। तो आपको ये पता चला इससे कि एजुकेशन जो है कंकरेंट लिस्ट में है। अभी तक पता नहीं था अपन को, और यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो आप देखो कि एक जो प्रॉब्लम है वो है कि स्टेट सब्जेक्ट के अंदर ना होकर ये क्या है कंकरेंट लिस्ट में। अब इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, देखो बहुत सारे जो हैं लीडर्स अभी ये बात कर रहे हैं, जैसे तमिलनाडु के अंदर अभी ये मुद्दा उठ गया, अनदर न्यूज है राइट। तमिलनाडु के अंदर इन्होंने जुलाई 23 के अंदर, आज का ही न्यूज पेपर है राइट, उसके अंदर ये लिखा है कि अमिड दिल्ली प्रोटेस्ट विजय टीवी की डिमांड स्क्रैपिंग नीट ब्रिंगिंग एजुकेशन अंडर द स्टेट लिस्ट। तमिलनाडु में नीट का मुद्दा बहुत पहले से था, जब स्टालिन की गवर्नमेंट थी तो स्टालिन की गवर्नमेंट ने कहा कि ये सब फेक है, फर्जीवाड़ा है, यहाँ पर नीट में फर्जीवाड़ा होता है बहुत ज्यादा। तो ऑन वेडनेसडे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर डीएमके लीडर एम के स्टालिन सेड, अब इशू को समझो है ना, लिखना क्या है वो अलग चीज है, इशू को समझना इंपॉर्टेंट। नेशनल कैपिटल हैड एलिवेटेड तमिलनाडु's long held demand into national wide, reiterating that DMK had opposed NEET from its inception. Stalin said that his party had consistently warned the examination के अंदर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, क्योंकि सेंटर के अंदर है ना, ये कंकरेंट लिस्ट में है ना, तो सेंटर ने इसको बना रखा है कि भाई ये इस तरह से होगा। स्टेटमेंट केम इन द प्रोटेस्ट इन द दिल्ली उस वक्त, है ना। अब टीवी के गवर्नमेंट कुछ और बोल रही है इसके अंदर, ये बोल रही है कि भैया आपको द पार्टी asserted in the statement that it was not merely opposing alleged irregularities in the examination but rejecting the very existence of the need, calling for the examination itself to be abolished and going further demanding that education be restored to the state list। अभी जब सेंट्रलाइज करते हैं, अब देखो 23 लाख बच्चों को संभालना, दैट इज अ बिग डील। एक ही एग्जाम होगा 23 लाख, जबकि स्टेट अपने एग्जाम लेकर अगर ये करे, अच्छा इससे 23 लाख बच्चों से क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी विल बी देयर। पर यूनिफॉर्मिटी की अगर पेपर ही लीक हो रहा है तो यूनिफॉर्मिटी का फिर क्या करो, समझ आ रहा है। पेपर लीक हो गया तो मतलब आपका जो कैंडिडेट गया है वो कैंडिडेट एलिजिबल है ही नहीं उस चीज के लिए। आप जिसको डॉक्टर बना रहे हो उसके अंदर डॉक्टर के बारे में जानता ही नहीं, उसके पास तो पेपर आ गया, पेपर अरेंज हो गया, इसलिए उसने नीट क्लियर कर लिया। अब कहने की बात यह है कि क्या सेंटर इतनी अच्छे से मैनेज कर भी सकती है कि इस इशू को, क्योंकि आप यहाँ पर देखो नीट का इशू उठ रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर गाज गिरने वाली है, उसको लग रहा है कि भाई इस बार री नीट जब उन्होंने कराया तो उसमें भी बहुत सारी क्या हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। उसमें भी बहुत बार देखा गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत इरेगुलरिटीज हो रही है, और नीट री नीट के रिजल्ट आया उसमें और इरेगुलरिटीज हो रही है, वो तो न्यूज बना ही नहीं, नहीं तो पेपर लीक तो यहाँ पर भी हुआ होगा थोड़ा, है ना। राजस्थान में बहुत सारे लोग पकड़े थे, बहुत सारे लोग पकड़े गए तो मतलब पेपर तो लीक हो गया ना, समझ में आ रहा है। तो वो न्यूज इतना ज्यादा बताया नहीं बस, बट प्रॉब्लम तो है कि सरकार ने अपना पूरा दमखम लगा लिया, कि यहां तक बोल दिया कि एयरफोर्स को यूज कर रहे हैं, फिर भी नीट नहीं रुक रहा है, नीट का लीक होना नहीं रुक रहा है, तो इसका मतलब आप समझो कि प्रॉब्लम कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि स्टेट लिस्ट के अंदर अगर हम डाल देंगे उससे तो प्रॉब्लम की कोई कॉन्स नहीं होंगे, ठीक है, बट अभी हम यहाँ पे प्रो की बात कर रहे हैं, प्रोस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इस तरह से बोला है कि हमको नीट को क्या होना चाहिए, तो एक स्ट्रक्चरल चेंज आप सेंटर
और स्टेट, राइट। अब सेंटर के पास सारी पावर है, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हो गया, तो इससे अब स्टेट कुछ इंटरफेयर नहीं, स्टेट चाहकर भी यहां पर कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसा हो कि भाई ठीक है चलो, सेंटर पूरा का पूरा स्टेट को नहीं देना चाहता, पर स्टेट की भी कुछ पावर होनी चाहिए, ऐसा लॉ बनाए सेंटर जिसमें स्टेट की भी कुछ पावर होनी चाहिए और सेंटर की भी कुछ पावर होनी चाहिए, दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, फेडरलिज्म की स्पिरिट में काम करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, ये पेपर लीक रुकेगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखो, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट तो आप एक पॉइंट इसके अंदर, एजुकेशन वाले के अंदर एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि एजुकेशन के अंदर आपने एक तो डेटा लिख लिया और दूसरा एजुकेशन इज इन द कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर लिखो, अभी आगे अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। तो ये सब बातें इन्होंने क्या क्या बोला है, देखो, प्रपोजल रिफ्लेक्ट टीवी के ब्रॉडर आर्गुमेंट दैट रिकरिंग कंट्रोवर्सीज सराउंडिंग नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैन नॉट बी रिजॉल्व मियर थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बट रिक्वायर्ड ए रीवर्किंग ऑफ इंडियन फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर इन द एजुकेशन। तो ब्रैकेट में लिख दो तुम, फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन एजुकेशन इज रिक्वायर्ड, राइट। विदाउट नेमिंग द पार्टी इन इट्स ओपनिंग रिमार्क, टीवी के अक्यूज्ड इट्स राइवल ऑफ फ्रॉडलेंट पॉलिटिक्स और ये सब चीजें। द स्टेटमेंट बिकम मोर डायरेक्ट इन द क्लोजिंग पैराग्राफ। उन्होंने कहा कि अप्रोप्रिएटिंग द आइडिया लेबर एंड द स्ट्रगल ऑफ अदर्स व्हाइल अटेम्प्टिंग टू पॉलिटिकल टारगेट टीवी के, ये सब चीजें, चलो ये तो सब पॉलिटिकल है, तो आप ये यहाँ से एक चीज समझ गए, ये आ गया अपने पास, फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन एजुकेशन शुड बी देयर। तो इसके अंदर एक बात और कही थी, वो इसके अंदर है क्या, कि अगर मान लीजिए, इसके अंदर आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये ना हो कि भाई पूरा स्टेट लिस्ट में नहीं देना चाहते क्योंकि उसको भी दिक्कत है, हर स्टेट अपना एग्जाम कंडक्ट करे तो यूनिफॉर्मिटी का प्रॉब्लम हो जाए, तो स्टेट को पावर दिए जाए कुछ, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के पास होता है, समझ रहे हैं आप, राइट। पुलिस स्टेट के पास होती है, तो स्टेट को पावर मिलेगी तो स्टेट का रोल रहेगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश होगी। तो दिस मीन्स दैट द सिस्टम एफिकेसी कॉल्स फॉर द सस्टेनेबल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। एक ये पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पर, उसके आगे कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपन कर सकते हैं एक तरह से पेपर लीक, या फिर क्वालिटी अपन इंप्रूव कर सकते हैं। द क्वालिटी एंड एफिकेसी ऑफ एजुकेशन सिस्टम मस्ट नॉट बी मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी to make the student employable in an ever-changing economy at a time when technology changes and geopolitics are disrupting long-hand assumptions about the human resource management and the growth। तो यहाँ पर यह है कि एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट को एम्प्लॉयबल ही बनाए, ऐसा नहीं है, इसके अंदर एवर चेंजिंग इकोनॉमी हमारी, अब आप यही पॉइंट लिख सकते हैं कि देखिए इकोनॉमी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, तो उसके हिसाब से अपन को एजुकेशन सिस्टम को बनाना चाहिए, उसके हिसाब से जो ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए अपन को एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद तो पॉलिटिकल डायमेंशन इसके अंदर पकड़ लेते हैं कि भाई देखो, 2014 के अंदर गवर्नमेंट जब आई थी तब ऐसा था, ऐसा लगता था कि कमिटमेंट करेगी कुछ एजुकेशन के लिए, बट अभी कोई भी एजुकेशन के लिए उन्होंने ऐसा कुछ अच्छा खास काम करा नहीं है। एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करी है, बट इट हैड नॉट बीन एजुकेटली प्रायोरिटाइज द इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रॉस्पेरिटी इन द न्यू इकोनॉमी, राइट। तो नए जनरेशन के हिसाब से या फिर नई चेंजिंग कंडीशन, जो आप कैसे लिखोगे, देखो जो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इकोनॉमी चेंज हो रही है, तो उसके हिसाब से हमें बच्चे के अंदर क्या करना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को उसके हिसाब से रिफॉर्म करना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम के अंदर एफिशिएंसी क्रिएट करने के लिए हमें ये सब चीजें भी करनी चाहिए। तो एक तो स्टेट लिस्ट वाला पॉइंट हो गया, एक इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट हो गया, एक ये हो गया कि चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और एम्प्लॉयबिलिटी के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर हमको उसके हिसाब से अपन को एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए न्यू इकोनॉमी के हिसाब से। अब ये होगा कि नेक्स्ट जनरल इलेक्शन होंगे तो बच्चे बड़े हो जाएंगे, और बच्चे बड़े हो जाएंगे तो एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा रहेगा, और उसमें अगर बीजेपी फेल हो जाती है तो फिर, है ना, द गवर्नमेंट इन इट्स टर्म विद द 3 years टू वो नीड्स टू डायल डाउन द सर्विंग सराउंड साउंड एंड लिसन टू दिस मैसेज, राइट। तो इसमें 3-4 पॉइंट अच्छे वाले मिल गए जो कि आपके यूनिक पॉइंट बन जाएंगे, ऐसे अपन को पढ़ना होता है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट जो है दैट इज ऑन द ट्रेड डील, ट्रेड डील के बारे में ये अपन देख लेते हैं। इवन आफ्टर द एग्रीमेंट्स विद द यूनाइटेड किंगडम्स, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप,
नो मार्केट मैचेस द स्केल, इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी डेप्थ एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द यूएस। ये तो अपन को पहले ही पता है, कितने यूके के साथ हो जाए, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो जाए, यूरोप के साथ हो जाए, पर जो यूएसए के साथ होगी वो अलग ही लेवल की डील होगी। इक्वली अमेरिका इज ए स्ट्रॉन्ग रीजन टू डीपन इट्स। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इंडिया और अमेरिका, राइट, यहाँ के चार पन्ने आपको बनाना। अब देखो अगर तुमसे पन्ने सेटल नहीं हो पा रहे, ठीक है, तो फिर तुमको ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो कई लोग होते हैं, जैसे मेरे को लिखना प्लस ऐसे लिखा हुआ चीज जो है, राइट, वो ज्यादा अच्छे से याद रहती है। मैं अपने खुद के नोट्स बनाऊं तो मेरे को ज्यादा अच्छे से याद रहता है। समझ में आ रहा है? तो इंडिया अमेरिका अपन करते हो, और यूएस ट्रेड डील पे एक एडिटोरियल है, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। खुद पढ़ के निकालना, ऐसे नहीं कि कहीं से समरी निकाल दो, साहब चैट जीपीटी पे डाल दो, उसमें समरी निकाल दो, ऐसा नहीं। खुद पढ़ के फिर करना है, उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, वो चीज आपकी कॉपी में रिफ्लेक्ट होगी। इसलिए इस तरह से न्यूज़पेपर पढ़कर नोट्स बनाकर फिर वो चीज, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम के अंदर आपको लिखना है। तो आपकी मेहनत जो होगी ना, जितना आप मेहनत करोगे, जितना अपने आपका खून पसीना बहाओगे ना, उतना ज्यादा काम है ना। जैसे तलवारबाजी कर रहे हो तो चैट जीपीटी तलवारबाजी कैसे करे, और ऐसे भाई प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना तलवारबाजी, वहां पे युद्ध ही तो हो रहा है। तो डोंट यूज, तो आप, मैं तो आपको बोलता हूँ टेक्नोलॉजी आपको बिल्कुल यूज नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको एक तरह से डिपेंडेंट बनाएगी। और ये टेक्नोलॉजी का पेपर नहीं है, मतलब टेक्नोलॉजी, चैट जीपीटी इज नॉट विद यू वेल यू आर इन द एग्जामिनेशन, यू आर बाय योर ओन। ठीक है, आप अपने खुद को, आपको इसके अंदर स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो आपको यूएस ट्रेड डील के बाद बारे में ये लिखेंगे कि इट इज ए वेरी लार्ज स्केल डील। ये आपको समझ में आना चाहिए, लार्ज स्केल डील, एक पॉइंट है ना। मैसिव डील, ऐसे टर्म को अपन को यूज करना पड़ेगा। हमने देखा था कितना मैसिव डील। अच्छा, जितनी भारत की है ना कि इस डील को साइन करो, उतना अमेरिका भी है। क्योंकि भारत अमेरिका की क्या रिक्वायरमेंट, एक ऐसी कंट्री के साथ डील होना जो कि अमेरिका के साथ ऑलमोस्ट कोई फ्रेंडली रिलेशन के अंदर ही है ना। अमेरिका कितना कुछ कहता है, हम उसको बेचारे कुछ नहीं कहते, फ्रेंडली रिलेशन में, जो कि एक अच्छा ट्रस्टवर्दी पार्टनर हो सकता है, जो कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसके साथ ट्रेड करना। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं तो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट तो है ही। ठीक है, पॉपुलेशन जिसमें बहुत ज्यादा डिमांड है, जिसके अंदर बहुत बड़ा मार्केट है। तो भारत की भी तो कुछ प्रॉब्लम ये है कि यूएसए के पॉजिटिव पॉइंट क्या है, आदमी भारत को लेके, या भारत के पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि जिससे कि यूएसए उसके अंदर इन्वेस्ट करें। तो उसके अंदर आप यहाँ पर लिखो, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट, ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन एन अनसर्टेन इंडो पैसिफिक, एंड एन इकोनॉमी दैट विल शेप डिमांड, जिसके अंदर डिमांडिंग इकोनॉमी है, एंड डिजिटल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। नाइदर कंट्री कैन फुलफिल फुली रियलाइज इट्स एम्बिशन विदाउट ए डीपर पार्टनरशिप विद अदर। कोई भी कंट्री जब तक डीपर पार्टनरशिप नहीं हो, भाई अगर अमेरिका का फायदा नहीं होगा तो अमेरिका क्यों है, वैसे इंडिया का भी फायदा है उसके अंदर। टेक्नोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम अगर टेक्नोलॉजी हमें मिल जाए, आज के जमाने में जो जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसके पास सोवरेंटी भी नहीं है। ठीक है, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, टेक्नोलॉजिकल डेप्थ एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है यूएसए का ज्यादा है हमारे लिए। और यूएसए के लिए हम क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कहते हैं कि भाई देखो रिलेशनशिप जो होता है वो आइडियलिज्म में नहीं आता, इसलिए आइडियलिज्म और रियलिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कि भाई आपने वहां पर अमेरिका में जाकर मोदी जी ने हाउडी मोदी कर दिया था, और ये सब है, और अच्छा पॉलिटिकल कैलकुलेशंस हैं लीडर्स के बीच में, तो इससे इस इतने भर से नहीं हो जाएगा कुछ कि गुडविल अच्छी है। जब बात डील की आ रही है तो दैट शुड बी प्रैक्टिकल, दैट शुड बी रियलिस्टिक अप्रोच शुड बी देयर। तो वाशिंगटन को ही समझना चाहिए, है ना, यूएसए को ही समझना चाहिए कि इंडिया बाय अज्यूमिंग दैट गुडविल एंड द पॉलिटिकल सिंबोलिज्म ऑफ हाउडी मोदी मूवमेंट वो ट्रांसलेट इनटू अ ग्रेटर नेगोशिएटिंग फ्लेक्सिबिलिटी, कि भाई इंडिया के साथ तो अच्छा रिलेशन है, इंडिया तो वो भी आए थे, मोदी जी आए थे हाउडी मोदी करने और ये सब चीजें, और तो फिर जैसे हम बोलेंगे वैसा हम कर लेंगे। नो, ऐसा नहीं। उसके पास कोई ग्रेटर नेगोशिएशन फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ यूएस प्रेफरेंस इन द बायलैटरल एग्रीमेंट, कि हमको प्रेफरेंस मिल जाएगी बायलैटरल एग्रीमेंट में, तो ऐसा नहीं। इट डिड नॉट। और यहीं पर ये इशू चल रहा है।
यूएसए को क्या लग रहा है? यूएसए को लग रहा है कि यार इंडिया हम जो कहेंगे वैसी डील करनी चाहिए। ये डील पता है कब से चल रही है? 2-3 साल तो सुनते सुनते हो गए कि अब डील होगी, अब डील होगी। कब डील होगी? तो यूएसए कहता है कि भैया इंडिया, यूएसए को सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि भाई हमारा ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के साथ। हमको इस ट्रेड डेफिसिट को हटाना है, तो इंडिया के ऊपर तो इम्पोर्ट ड्यूटी हम लगा दें और हमारे गुड्स फ्री के अंदर यहाँ पर आ जाए। यही है इसका। और हमारे गुड्स फ्री में यहाँ पर आएंगे, जिसमें एग्रीकल्चर गुड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिफेंस गुड्स तो लेगा नहीं। एग्रीकल्चर गुड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े बड़े चॉपर लगाकर यहाँ के फार्मर्स जो होते हैं, फार्मिंग करते हैं, फर्टिलाइजर्स स्प्रे और ये सब चीजें चॉपर लगा लगा कर करते हैं, इतने बड़े बड़े फील्ड एकड़ों में। हमारे यहाँ पे किसान जो है, दैट इज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो 2 से 3, हमारा देखें 86% किसान जो है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है। राइट। तो इनको कैसे compete कर पाएगा अगर इम्पोर्ट ड्यूटी हम नहीं लगाएंगे इसके ऊपर? तो ये चीज इसको समझनी चाहिए अमेरिका को। राइट। अमेरिका को लग रहा है यार भाई इंडिया से क्या बोलना है यार, अब इंडिया तो डील करेगा ही भाई। ऐसा नहीं लगना है। ठीक है। ये आइडियलिज्म के अंदर नहीं है। टेररिस्ट, पब्लिक प्रेशर, शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल सिग्नल्स मे हैव टेस्टेड द रिलेशनशिप। अभी पता चल गया होगा किस तरह का। बट दे डिड नॉट फंडामेंटली अल्टर इंडियाज नेगोशिएटिंग पोस्चर। इंडिया ने अभी नेगोशिएशन नहीं छोड़ा है। नहीं तो डील कब की हो जाती। रिमाइंडिंग बोथ कैपिटल्स दैट पॉलिटिकल केमिस्ट्री हैज इट्स लिमिट, कि पॉलिटिकल केमिस्ट्री होने से कुछ नहीं है। वेयर एज साउंड पॉलिसी पब्लिक डिमांड्स pragmatism, रेसिप्रोसिटी एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट्स टू द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक डील के अंदर क्या इंपॉर्टेंट, डील के अंदर कोई पॉलिटिकल जो है अगर रिलेशनशिप है तो वो पॉलिटिकल केमिस्ट्री, वो सब चीजें इतनी मैटर नहीं करती जितनी कि ये सब चीजें। तो डील किसके बेसिस पे होनी चाहिए, ये आपको क्या करना है, एक तरह से कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं। तो ये वर्ड लिख लो कि अ गुड डील डिमांड्स, ऐसे लिखो, गुड डील डिमांड्स pragmatism, रेसिप्रोसिटी एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट टू द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, नॉट ओनली द पॉलिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है। तो ये पॉइंट लिखकर आपने एक तरह से अपने दिमाग में एक पॉइंट फिक्स कर ले, जब भी आप रिवाइज करोगे कि पॉलिटिकल केमिस्ट्री से कुछ लेना देना, ये सब चीजें होनी चाहिए डील के अंदर इंपॉर्टेंट। है ना। कभी इस तरह से लिखना हो ये चीज, ऐसे राइटिंग में भी आप लिख सकते हो। जब भी ऐसा कोई ऐसे राइटिंग आए जिसके अंदर ये हो कि भाई आपको ये लिखना हो कि सिर्फ बातचीत से अच्छी रिलेशनशिप है उससे नहीं होता भाई, लेन देन का रिलेशनशिप भी इस तरह का होता है। लेन देन का होना चाहिए, म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप होना चाहिए, प्रैग्मेटिज्म के ऊपर बेसिस पर। प्रैग्मेटिज्म इज व्हाट इज रियलिज्म। और ये डायमेंशन क्या है, ये पैराग्राफ क्या बोल रहा है, आइडियलिज्म। तो आइडियलिज्म को छोड़ो भाई यूएस से, रियलिज्म पर आओ। ये सब चीजें आप देखो, अभी तक हम इंडिया ने अपना नेगोशिएटिंग पोस्चर अभी तक बदला नहीं, चाहे आपने कितने भी टैरिफ लगा दिए हो, कितने भी क्या कर। यूएसए ने देखा नहीं क्या, यूएसए जब टैरिफ लगा रहा है, ये कर रहा है, ये सब चीजें कर रहा है, राइट। इंडिया को डराने की तो कोशिश कर रहा है, पर नेगोशिएटिंग पोस्चर अभी छोड़ा थोड़ा ना इंडिया। इंडिया ने डील थोड़ा ना साइन कर दिया। दैट इज प्रिसाइसली व्हाई दिस नेगोशिएशन डिजर्व ग्रेटर पब्लिक रिफ्लेक्शन। द परस्यूट ऑफ इमीडिएट इकोनॉमिक गेन, कि इमीडिएटली इकोनॉमिक गेन और द पॉलिटिकल सेटिस्फेक्शन ऑफ अनाउंसिंग ए सक्सेसफुल एग्रीमेंट could gradually narrow the policy choices available to the future government। अगर आप भाई डील साइन हो गई ये सब करके वो सब करना, दैट इज नॉट राइट। आपको बहुत आराम से डील करनी चाहिए। एवरी bilateral negotiation require accommodations, none should diminish a nation's long term strategic confidence। तो नेशन की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस शुड बी देयर इन द डील। Diplomatic engagement has become more transactional and on occasions uncomfortable patronizing। राइट। कभी कभार तो डिप्लोमेटिकल देखो इंडिया ने यूएसए से भी डील कर ली, सब इंडिया के द्वार आ रहे हैं डील करने, है ना। पॉलिटिकल जो कंफर्टेबिलिटी के लिए या फिर पॉलिटिकल एसोसिएशंस के लिए, या फिर आप देखेंगे वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, कभी अपन इस तरह से नहीं करना चाहिए। हमको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सोचना चाहिए कि अगली जो गवर्नमेंट आएगी, फ्यूचर गवर्नमेंट आएगी, उसके पास भी कुछ चॉइसेस अवेलेबल हो। राइट। Tariff sanctions, export control, technology restrictions, and financial access has become instrument of the geopolitical influence. India has navigated this challenge changes with composure। ये सब चीजें हमने, ऐसा नहीं कि भाई हम टैरिफ लगा दिए हम भड़क गए, नहीं करेंगे डील्स, ऐसा नहीं। अभी तक ठीक ठाक
कंपोजर से हमने इसको नेविगेट करा इन सब चीजों को। दैट कंपोजर शुड कंटिन्यू बट न्यू दिल्ली मस्ट रिमेन एंकर्ड इन द स्ट्रेटेजिक जजमेंट रेदर देन द टैक्टिकल एक्सपीडेंसीज। तो हमको स्ट्रेटेजिक जजमेंट पे होना चाहिए, एक्सपीडेंसी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी के अंदर डील साइन करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। द कमिटमेंट्स इंडिया एक्सेप्ट टुडे मे वेल बिकम द स्टैंडर्ड ऑफ द यूएस एक्सपेक्ट फ्रॉम इट एंड अदर्स टुमारो, राइट। कि आज जो कमिटमेंट करेंगे वही चीज से वैसे ही यूएस फिर औरों से डील करेगी, तभी भी वैसे ही अप्रोच यहाँ पर रहेगी। ट्रेड एग्रीमेंट्स इंक्रीजिंगली एस्टेब्लिश जियोपॉलिटिकल प्रेसिडेंट्स सेट करेगा एक, नॉट मेयरली कमर्शियल ऑब्लिगेशन। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जियोपॉलिटिकल प्रेसिडेंट सेट होता है इससे, कमर्शियल ऑब्लिगेशन से नहीं है, सिर्फ जियोपॉलिटिकल प्रेसिडेंट भी सेट होता है। एक इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर भी बनता है। ऐसे बड़ी जो अब बड़ी कंट्रीज जब डील कर रही हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से डील कर रही है इसको पूरा वर्ल्ड देख रहा है। एक जियोपॉलिटिकल प्रेसिडेंट बन रहा है, सिर्फ कमर्शियल ऑब्लिगेशंस नहीं। तो हमें इतनी जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए डील, हमको थोड़ा सा टाइम लेके और पूरा का पूरा जब नेशन इंटरेस्ट के बेसिस पे और नेगोशिएटिंग अपना जो पोस्चर है उसको नहीं छोड़ना चाहिए जिसमें हम नेगोशिएट कर रहे हैं। दैट इज वाई एवरी क्लॉज डिजर्व टू बी नेगोशिएटेड विद एन आई ऑन द नेक्स्ट डिकेड रेदर देन द नेक्स्ट न्यू साइकिल। आगे की सोच कर करना चाहिए। द कंसर्न ओवर द फोर्स लेबर, अब देखो फोर्स लेबर वाला इशू था ना, तो फोर्स लेबर इशू भी आपको पता है क्या है, जिसमें यूएसए ने बोला है कि भाई हम जो भी फोर्स लेबर करती हैं कंट्रीज उनके ऊपर कुछ टैरिफ लगाएंगे। तो इंडिया ने अपने जो है फॉरेन पॉलिसी के अंदर चेंज करा है, राइट। जो फॉरेन इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर चेंज करा है और ये बोला है कि भाई देखो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर कि हम ऐसे कोई भी प्रोडक्ट को एंडोर्स नहीं करते जो कि फोर्स लेबर के थ्रू, राइट। द कंसर्न ओवर द फोर्स लेबर शुड आल्सो प्रॉम्प्ट इंट्रोस्पेक्शन, इसको भी इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। नॉन इंडिजेनेशन, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ तो होता ही है भाई, थोड़ा बहुत तो होता है, ऐसा नहीं। India should eliminate exploitative labor practices because they weakens our economy, diminish our reputations, and betray our own rules, our own values, not because another country expect it. कि दूसरी कंट्री के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम उसको चेंज, भाई ये चीज तो करनी है, हमें करनी चाहिए बिकॉज हमारा इकोनॉमी से होगा, हमारा सोशल वैल्यू सिस्टम ऐसा है, तो ये चीज हमको करनी चाहिए। कोई और कह रहा है तब हम कर रहे हैं, दैट इज नॉट राइट। ठीक है, किसी और के बेसिस पे क्यों करना चाहिए। इक्वल केयर इज रिक्वायर्ड इन द एरियाज एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द मर्केंडाइज ट्रेड, मर्केंडाइज ट्रेड के अलावा भी सब चीज जो है उसको इक्वल केयर अपन को देना चाहिए। जैसे लेबर मोबिलिटी किस तरह से होगी, डिजिटल ट्रेड, सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा भी समझो डेटा गवर्नेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विल शेप द इंडियाज डेवलपमेंट लॉन्ग आफ्टर द टैरिफ शेड्यूल्स आर फॉरगॉटन। The defining lesson of the contemporary geopolitics is unmistakable. Technology that a nation does not own can one day be used to influence and constrain to the course it. देखो हमको आगे की जाकर टेक्नोलॉजी अगर आपके पास नहीं, मान लो आपके पास चिप बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं, तो जो चिप बनाता है वो आपकी सोवरेंटी को हैम्पर कर सकता है। तो जो टेक्नोलॉजी आज हमारे पास नहीं है ना, वो कल को हमारी सोवरेंटी के ऊपर ही खतरा हो सकता है उसके कारण, राइट। Trade agreements must preserve India's sovereign ability to govern its data, regulate its digital economy, and shape its technological future. ऐसी कैसी ये लाइन लिख लो। और कहीं से भी अगर हमको किसी के साथ भी इकोनॉमिक रिलेशन लिखना है जिसमें डिजिटल इकोनॉमिक रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये चीजें तो आएंगी। द सेम डिसिप्लिन शुड गाइड द इंडियाज अप्रोच टू द फूड एंड द एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी और फूड में भी इस तरह से इंडिया को करना चाहिए, जैसे इसके अंदर मतलब इंडिया को ऐसा नहीं कि भाई हमारा डेटा क्या काम का, सब ले लो, आप ले लो डेटा, ठीक है, ऐसा नहीं कि, पर डिजिटल ट्रेड जो अपन कर रहे हैं उसके अंदर डेटा हमारा होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए, इनफ रेगुलेशंस होनी चाहिए डिजिटल इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, और टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होना चाहिए, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। Agreement of these consequences acquires greater durability and public confidence when subjected to scrutiny before becoming binding national commitments. Such scrutiny strengthen कि public के अंदर पहले होना चाहिए जो public scrutinize करें international agreement by giving them wider political ownerships and democratic legitimacy. जिससे एक democratic legitimacy मिले, political ownership मिले उसको, तो पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है। अभी देखो प्रपोज एग्रीमेंट चल रहा है और किसान सारे के सारे आ गए कि भाई हम नहीं होने देंगे ये डील, तो उनको फिर कॉन्फिडेंस में लेना। एक तरफा अगर आपने डील कर दी तो दैट विल नॉट बी सक्सेसफुल, क्योंकि पीपल को एक तरह कॉन्फिडेंस में लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द अंडरस्टैंडेबल डिजायर टू कंक्लूड एन एग्रीमेंट विद इन द पॉलिटिकल टाइम टेबल should never outweigh the responsibility of preserving India's long-term strategic
चॉइसेस कि भाई इस साल हमको कंप्लीट करना है ऐसे सोचें, और उसके अंदर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक चॉइसेस जो है उसको हम अंडरमाइन कर दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड नेगोशिएट फॉर द इकोनॉमी वी एस्पायर टू बिकम, नॉट merely द इकोनॉमी वी हैपन टू बी, राइट। जो हम आगे चलकर इकोनॉमी बनने वाले हैं उसके लिए हमको डील करनी है, ऐसा नहीं कि कल को हम क्या बनेंगे, राइट। आने वाले 10 साल के बारे में सोचते हुए अपन को डील करनी चाहिए, इतनी बड़ी डील है। इस तरह से अपन को बनना होता है। तो थोड़े बहुत आज आप समझे होंगे किस तरह से आपको नोट्स बनाना है। ऐसे अपन डेली के मैं तुमको बताता रहूंगा क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें आपको नोट्स बनाना है। इसके अंदर बेसिक थीम इस एडिटोरियल के जैसी ये थी कि भाई हमको जल्दी जल्दी हेस्ट के अंदर कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें सब डायमेंशंस देखने चाहिए, और आने वाले 10 साल में हम कैसे होंगे। और सिर्फ मर्केंडाइज गुड्स को नहीं देखना चाहिए, हमको डिजिटल डायमेंशन को भी देखना चाहिए, और फूड और सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इन सब को लेकर बड़ी डील होने वाली थी। इन सब को लेकर हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव डील करनी चाहिए, जिसके अंदर इंडिया का नेगोशिएटिंग पोस्चर वीक नहीं होना चाहिए, प्लस इंडिया का जो है नेशनल कमिटमेंट्स जो है वो फुलफिल होने चाहिए, और नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच।